हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना। आपके पास एक ट्रायंगुलर लेमिना है। आप ये मान लो कि एक त्रिभुजाकार पटल है, उसका आपको सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। इमर्ज इन ए लिक्विड, जो किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज किया हुआ है यानी डूबा हुआ है, विद वन साइड फ्री सरफेस, जिसका एक सिरा यानी उस लिक्विड से बाहर है, फ्री सरफेस के ऊपर है। फ्री सरफेस का मतलब ये निकलता है कि वो पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर नहीं है। ओके, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ और ग्राफ बनाने के बाद आप समझने की कोशिश करना कि आपका ट्रायंगल किस तरीके से है, क्या है। मान लिया जाए यहाँ लिक्विड भरा हुआ है। आप ऐसे समझो कि इसके अंदर जो है ना, ये कोई जो है, सपोज दैट मेरा कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है। यहाँ से मान लिया जाए ये मेरा ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल का ये वाला सिरा बी है, ये वाला सिरा सी है और ये वाला सिरा ए है। ओके, और ट्रायंगल जो रखा हुआ है इस पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर रखा हुआ है, जो इसके अंदर मैं भर रहा हूँ। ये लिक्विड है या पानी है, कुछ भी मान सकते हो आप। ऐसे मान लो, इसे इधर से भी बंद कर दो, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए कैलकुलेशन करना। क्लियर है ना। ये एक ट्रायंगल रखा हुआ है जिसकी एक साइड, ये वाली साइड जो है ना, ये साइड क्या है, ये फ्री सरफेस पर है। किधर है ये? फ्री सरफेस की तरफ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैंने इस ट्रायंगल के अंदर जो है ना एक मीडियन डाला। सपोज दैट ये मेरा मीडियन है, यहाँ से जिसको मैं माध्यिका बोलता हूँ। ये मैंने इस ट्रायंगल के अंदर एक मीडियन डाल दिया और इस पॉइंट का नाम दिया मैंने डी। क्लियर। दूसरा जो है, मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला। यहाँ से मीडियन के अलावा मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, ऐसे सीधा लंब। लंब डालने के बाद जो है, इस पॉइंट का जो मैंने नाम दिया, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने ई। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल है ये छोटी छोटी पटल से या छोटी छोटी पट्टियों से मिलकर के बना हुआ है। मैंने इसके ऊपर एक पट्टी ली। मान लिया जाए ये मेरी वो पट्टी है छोटी सी, एक मैंने स्ट्रिप ले ली, ये वाली पतली सी एक स्ट्रिप ले ली। ओके, ये स्ट्रिप मैंने ली पी क्यू, ये सिरा हुआ पी और ये सिरा हुआ कितना, क्यू। क्लियर है ना। और इसकी जो चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई मैंने ले ली कितनी, डेल्टा एक्स। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ आती है बात। ओके, अब जरा यहाँ देखो आप, ये वाला सिरे को माना मैंने कितना, एन। ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने एन, ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने एम, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर ऐसे। छोटा सा ट्रायंगल निकल रहा है, देखो आप, इसको मान लिया मैंने एल। अलग से बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वाला एंगल मैंने मान लिया कितना, अल्फा। सपोज दैट ये वाला एंगल मेरा कितना हुआ, अल्फा। क्लियर। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखूंगा, ओके, और इसके बारे में आपको बताते हुए चलूंगा। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट, हल करने जा रहा हूँ या प्रूफ देने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट मेरे पास ए बी सी क्या है, ए बी सी इज ए ट्रायंगुलर लेमिना। ओके, विद ए डी मेरे पास क्या है, ए डी इज मीडियन। मैंने मीडियन को क्या मान लिया, ए डी मान लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड ए ई मेरे पास क्या है, इज ए, मेरे पास एक लंब है, मैंने परपेंडिकुलर डाला। ए ई मेरा परपेंडिकुलर है फ्रॉम ए पॉइंट से मान लो या ई पॉइंट से मान लो, ए या ई कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एंगल डी को मैंने क्या मान लिया, एंगल डी मेरा क्या है, सपोज दैट अल्फा है। मैंने सपोज किया भाई, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। और फिर मैंने क्या लिया, नाउ सपोज दैट
मैंने सपोज किया कि पी क्यू जो है मेरा, पी क्यू इज ए एलिमेंट्री स्ट्रिप है। आप कैसे भी मान सकते हो, मोटी मान लो, पतली मान लो, लेकिन तो मैं एलिमेंट्री का नाम दूंगा। थिन स्ट्रिप भी कह सकते हो। आपकी एक एलिमेंट्री क्या है, स्ट्रिप है, विद जिसकी चौड़ाई आपने क्या मान ली, विद डेप्थ, गलत लिख दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हाइट ले लो आप, विद डेप्थ डेल्टा एक्स। ओके, इसको डेप्थ की जगह हाइट ले लो आप, यानी ये चौड़ाई, हाइट कितनी है वो मैंने मान ली सपोज दैट डेल्टा एक्स। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड ए डी इज इक्वल टू मैंने कितना मान लिया, सपोज दैट एल है, और ट्रायंगल की भुजा बी सी मैंने जो मान ली, एंड साइड बी सी मैंने कितनी ली भाई, साइड बी सी इज इक्वल टू ए, ये मैंने सपोज कर लिया अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। भाई इसका तो मेजरमेंट मैं कर ही सकता हूँ, बी सी कितनी है, ये वाली दूरी मेरी कितनी है, ए, बी सी इज इक्वल टू ए, यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं। अब जरा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मेरे पास दो ट्रायंगल है, उसी ट्रायंगल का मैं यूज़ करूँगा, आप अगर कहो तो मैं अलग से निकाल दूंगा। नाउ जो दो ट्रायंगल हैं, मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल ए पी क्यू अलग से निकाल करके समझाऊंगा मैं आपको, एंड ट्रायंगल ए बी सी कैसे ट्रायंगल है, आर सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज जिसको बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। देखो कौन कौन सा, आप कहो तो मैं ग्राफ बना दूंगा। एक तो ग्राफ आ रहा है, देखो आप, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, जरा समझने की कोशिश करना आप। भाई ये तो है मेरे पास ए सी और बी, इसके अंदर दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास ए पी क्यू, देखो आप ए पी क्यू, इसके अंदर एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है। अगर मान लिया ये स्ट्रिप है, आप इतनी मोटाई मान लो बहुत, ये पी है, ये क्यू है। देखो आप, जिस तरह का त्रिभुज ए बी सी है उसी तरह का त्रिभुज ए पी क्यू है ना आपके सामने। वही कह रहा हूँ मैं, ए पी क्यू और ए बी सी कैसे ट्रायंगल है। ये देखो, तुम मोटा लेना चाह रहे हो, लो भाई, अगर आपके माइंड के अंदर ये डाउट होगा तो यही ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये मोटा ये उसकी, कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। और अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल की मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा और रिजल्ट निकालूंगा। ध्यान से देखना है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती क्या है। नाउ फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जरा समझने की कोशिश करना। भाई देखो आप, बी सी, इस ये जो लाइन है बी सी, इस लाइन के बटे में क्या आ जाएगा, दूसरे ट्रायंगल का बटे पी क्यू होगा, बी सी बटे, एक काम करो उल्टा करो आप, पहले पी क्यू लिखो, पी क्यू के बटे में, इसके बटे में क्या होगी, बी सी बराबर, इधर क्या होगा भाई, एक मिनट, जरा से ग्राफ के अंदर गड़बड़ कर दिए। यहाँ से देखो आप, इसके अंदर जो है ना एक चीज़ और भी है बच्चों, मैंने जरा सी मिस्टेक की हुई है, वो सही कर रहा हूँ। यहाँ से जो है ना बेटा, ये वाली दूरी भी देखो आप, ये वाली दूरी ये मैंने छोड़ दी है, वरना ना मैंने आपको ट्रायंगल समझाने के चक्कर में ये लाइन छोड़ ही दी थी। ये वाली यहाँ से ऐसे भी है, ऐसे, ये वाला पॉइंट कितना है, एम है। देखो आप ग्राफ के अंदर ये वाला पॉइंट कितना है, हाँ देखो नीचे को, ये वाला पॉइंट एम है, एम। ये ज़रा सा छोड़ दिया था मैंने तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल समझाने के चक्कर में, ये एम और ये डी, देखो ना आप, एम और डी, क्लियर है ना। चलो, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या हुई, पी क्यू बटे बी सी बराबर क्या होगा भाई, पी क्यू ए एम बटे में क्या आना चाहिए, ए डी, उसी तरह की दूरी भाई ये दूरी बटे टोटल दूरी, ये दूरी बटे ये वाली दूरी,
क्लियर। बट अब मैं इधर देखो मेरे पास क्या है, बट बी सी इज इक्वल टू मेरे पास कितनी है, आपको पता है ए है। ओके, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ये बी सी मैंने ए मानी हुई है, यहाँ लिखा हुआ भी है बी सी ए। और उसके अलावा बी सी जब ए है, ए डी इज इक्वल टू कितना माना हुआ है, ए डी इज इक्वल टू मैंने मान रखा है एल। ए डी मेरे पास एल है। ओके, एक दूरी और मान लो, आपका काम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। एम डी को जो है ना आप एक्स मान लो, ये वाली जो दूरी है एम डी, इसको मैंने कितनी मान ली, एक्स। आप चाहे तो जो का तू रख सकते हो, चाहे कुछ मान सकते हो, यहाँ आसान हो जाएगा। एम डी कितना है मेरे पास, एक्स। ये कैलकुलेशन एम डी की फॉर्म में, ए बी की फॉर्म बना करके ए एल एक्स की फॉर्म में आ जाएगी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, फालतू कुछ नहीं है। क्लियर है ना भाई। यहाँ तक होने के बाद जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा, अब यहाँ से देखो बेटा, ये हुआ मेरे पास पी क्यू, बी सी की वैल्यू डाली मैंने जो कि ए के बराबर है। ओके, अब देखो आप ए एम को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम इज इक्वल टू, ज़रा समझने की कोशिश करना, ए एम इज इक्वल टू, अगर ए डी के अंदर से, इस ग्राफ को देखो आप, ए एम कैलकुलेट कर रहा हूँ, ए डी के अंदर से, ए डी के अंदर से अगर मैं डी एम घटा दूँ तो ए एम बचेगा ना। देखो ना भाई, ए डी के अंदर से मैंने डी एम घटा दिया तो ए एम बचा, तो यहाँ से ए एम की जो वैल्यू निकल करके आई भाई ए एम इज इक्वल टू, ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी आपको देख रहा है एल है, माइनस डी एम मैंने कितना माना हुआ है, एक्स माना हुआ है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो है मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया, पी क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू, ये निकला मेरे पास ए डी माइनस के डी एम, ओके, अपॉन कितना निकल गया, ए डी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आती है बात। आगे की तरफ चलता हूँ। ओके, यहाँ से मेरे पास निकल करके आया, मैंने पी क्यू की वैल्यू निकाली, एक बार इनकी वैल्यू डाल दूँ मैं, पी क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू, ए डी की वैल्यू डाली मैंने एल, माइनस के एक्स अपॉन ये हुआ एक्स। यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकाली, पी क्यू इज इक्वल टू निकल करके आया मेरे पास, देखो ज़रा ध्यान से देखना है आपको, ये हुआ ए अपॉन एल और ये हुआ एल माइनस के एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो हो चुका मेरे पास पी क्यू, इधर लिखूंगा भाई मैं, मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। पी क्यू इज इक्वल टू निकला ए अपॉन एल और ये हुआ एल माइनस के एक्स। नो प्रॉब्लम। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये जो मेरे पास स्ट्रिप है, ज़रा इसकी तरफ ध्यान दो। अब आप, यही काम करने वाला हूँ अब मैं। मेरे पास जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने कितनी ले रखी है, समझने की कोशिश करना। मैं स्ट्रिप की चौड़ाई निकालूंगा। नाउ देखो ज़रा समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो मैंने कितनी ले रखी है भाई, स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो मैंने कितनी ले रखी है, डेल्टा एक्स ले रखी है। अब मैं ये डेल्टा एक्स थिकनेस लेने के बाद यहाँ से ये वाली दूरी निकालूंगा। आप इस चीज़ को गलत मत ले लेना बच्चों, जहाँ आपको डाउट लग सकता है। ओके, यहाँ से मैं इसका ग्राफ निकाल करके आपको बताऊंगा। ओके, ज़रा इस ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दो आप, ये जो ट्रायंगल है इसके ऊपर ध्यान देना। मैं बना करके दिखा रहा हूँ इसको। ये ट्रायंगल जो है मेरा ऐसा है, जो छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ से तो ऐसे है, उसके बाद यहाँ से ऐसे चला हुआ है और उसके बाद यहाँ से ऐसे चला हुआ है। ध्यान से देखना आप, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ये छोटा सा ट्रायंगल, ये वाला पॉइंट तो है मेरा एल, ये वाला पॉइंट है मेरा एन और ये वाला पॉइंट मेरा कितना है एम। मैं कह रहा हूँ ये मेरी डेल्टा एक्स है, यानी डेल्टा एक्स, ये वाली दूरी डेल्टा एक्स है, यानी एम एन जो है मेरी, एम एन वाली दूरी ये मेरी डेल्टा एक्स है। कभी आप किसी और को डेल्टा एक्स समझ लो। क्लियर है ना। इस छोटे से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये छोटा सा जो ट्रायंगल है। ओके, नाउ
स्ट्रिप की जो चौड़ाई है, ये जो पी क्यू है, मैं इसकी चौड़ाई कैलकुलेट करूँगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के अंदर, एल एम एन के अंदर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज़ और भी देख लो बेटा आप, फिर आपको डाउट लग सकता है। ज़रा इस ग्राफ को देखो आप, ग्राफ के अंदर जो है ना, ध्यान से देखना, मैं अलग से निकाल करके दिखा रहा हूँ। बी सी लाइन ऐसे आ रही है, ये तो जा रही है मेरी बी सी, ये तो जा रही है मेरी बी सी। बी सी जाने के बाद, बी सी के बाद यहाँ से एक लाइन ए डी ऐसे आ रही है, यहाँ से एक लाइन ए डी ऐसे आ रही है, ऐसे टेढ़ी। ये मेरी ए है और ये मेरी डी है। ग्राफ देखो आप, ए डी ऐसे आ रही है, ए डी के बाद जो है ना, जो मेरा एम एन है, ओके, एम एन मेरा ऐसे आ रहा है यहाँ से, ये मेरा पी क्यू है, ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है, ऐसे ही हो रहा है ना। अब ज़रा समझने की कोशिश करो, जितना एंगल ये है अल्फ़ा ऊपर का, ये इसके पैरेलल लाइन होने की वजह से ये एंगल भी तो अल्फ़ा ही होगा। क्लियर है ना, ये चीज़ आपके समझ में आती है। अर्थात ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल अल्फ़ा होगा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर, समझ आती है। ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ। क्लियर है ना। ये एंगल अल्फ़ा होने के बाद अब अगले कंसेप्ट की तरफ जाता हूँ मैं, और अगला वर्ड निकाल करके आपको दिखाता हूँ। नाउ मैं कहना चाह रहा हूँ, इधर निकाल रहा हूँ, इन ट्रायंगल एल एम एन में, ट्रायंगल एल एम एन में, ओके, मैंने यहाँ साइन अल्फ़ा का यूज़ करा। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है, कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। ओके, लंब बटे कर्ण का मतलब निकला कितना भाई, लंब बटे कर्ण, लंब तो ये हुआ ना मेरे पास, लंब बटे कर्ण, ये हुआ मेरे पास एम एल अपॉन एन एम। ओके, एक मिनट रुको, जरा से शायद मैंने गलती कर दी है कहीं ना कहीं। अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है, यहाँ से ये वाला एंगल अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल अल्फ़ा हुआ, ये वाला एंगल जो है मेरा अल्फ़ा हुआ, और ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल अल्फ़ा हुआ। ओके, ये वाला एंगल अल्फ़ा हुआ। एक मिनट रुको भाई, मैंने ज़रा सी मिस्टेक कर दी है, ये एंगल गलत बना दिया है यहाँ पे मैंने। यहाँ से देखो आप ग्राफ से, ग्राफ के अंदर अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो इसका मतलब ये निकला, ये वाला एंगल अल्फ़ा हुआ, और अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल अल्फ़ा हुआ, और अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल अल्फ़ा होगा। बेटा ज़रा सी मिस्टेक कर दी उस वक्त, समझ नहीं पाया मैं, ये वाला एंगल अल्फ़ा होगा। और मेरे को पता कैसे लगा भाई, अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो लंब ये है, सीधी सी बात है। यहाँ मैंने जो लंब लिया है ना वो ये लिया है, ये वाला एंगल होगा वो अल्फ़ा। यहाँ से देखो आप भाई, यहाँ से देखो, ये बी सी जा रहा है ना, ये मेरा बी सी है, ये ए डी है, ये वाला एंगल अल्फ़ा, इसका मतलब ये वाला एंगल अल्फ़ा पी क्यू वाला। अब यहाँ के इसके इस एंगल के अपोजिट एंगल, ये वाला अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ये वाला एंगल अल्फ़ा, यहाँ एंगल अल्फ़ा का मतलब ये वाला एंगल अल्फ़ा। ओके, ए तो नीचे आ जाएगा ना, ए तो नीचे आ जाएगा। क्लियर है ना, ये वाला एंगल मेरा कितना हुआ अल्फ़ा, और अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ से गलती होने से बच गया यार आज, साइन अल्फ़ा बराबर निकल कर के आ, कितना निकला भाई, ये तो है मेरे पास कितना, एम एल तो ऐसे एज इट इज है ही, ये तो हुआ मेरे पास एम एल, और ये है मेरे पास कितना, इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर है ना। यहाँ से मैंने अगले वाली वैल्यू कैलकुलेट करी, एम एल की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली डेल्टा एक्स साइन अल्फ़ा। इसको मैं अगले पेज पे यूज़ करूँगा, यहाँ तक है क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, उलझ गया था यार, मामला फंस गया था भाई। चलो खैर आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करना भाई, मेरे पास दो चीज़ें निकल चुकी हैं क्लियर कट, तीसरी चीज़ मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। एक तो मेरे पास निकल चुका है पी क्यू, ज़रा इस चीज़ को देखो आप, मेरे पास बिल्कुल क्लियर कट आ चुका, पी क्यू इज इक्वल टू जो निकल करके आया है वो निकला है ए अपॉन एल निकला है, और एल माइनस के एक्स निकला है, ये तो निकला है मेरा पी क्यू। ओके, एक चीज़ और भी आ चुकी है मेरे पास, मेरे पास एम एल भी निकल चुका है,
अब समझने की कोशिश करना मैं क्यों निकाल रहा हूँ इनको, अभी आपको बता भी दूंगा। ML इक्वल टू निकला मेरे पास इंटू साइन अल्फ़ा, ये निकल गई ना 2 वैल्यू। अब तीसरी वैल्यू की बात करूँगा और रिजल्ट देखता हूँ क्या आता है और कैसे आता है, ठीक है ना। एक मिनट रुको आप। ये जो मेरी स्ट्रिप है PQ, जरा इसके बारे में गौर करो। अब आप, मैं कह रहा हूँ एरिया ऑफ PQ, स्ट्रिप का जो एरिया है, ज़रा इसको देखो आप। एरिया ऑफ स्ट्रिप की बात करूँगा, फिर इसके ऊपर प्रेशर कैलकुलेट करूँगा, इसीलिए मैंने सारा कैलकुलेट किया है ये। ओके, मैं आपको समझा दूंगा लास्ट में जो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ रखे क्लियर। नाउ मेरे को चाहिए एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा भाई, आपको भी पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, ठीक है ना। तो आपको भी पता है कि लंबाई होगी इंटू चौड़ाई होगी, बी मान लो। लंबाई देखो आप, लंबाई कितनी है PQ, PQ की वैल्यू कितनी है A/L, A/L L माइनस के एक्स। चौड़ाई कितनी है ML चौड़ाई है ना, चौड़ाई कितनी हुई ML इक्वल टू कितना हुआ, ये हुआ डेल्टा x इंटू साइन थीटा, साइन अल्फा। फार्मूला होता है ना ये, हिंदी में लिख दूँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। एक बार तो आप समझ ही जाओगे। आप लंबाई देखो कितनी है, चौड़ाई देखो कितनी है। अब सवाल पैदा होता है सर आपने ये निकाली क्यों है भाई, जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो इसके मीडियन के ऊपर काम करेगा। ओके, अब मैं सेंटर ऑफ पॉइंट का कि सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करूँगा। ओके, और इसके लिए मेरे को इसके एरिया की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इस स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट किया। नाउ मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट द सेंटर ऑफ प्रेशर लाई ऑन मीडियम। नाउ सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ लाई करता है, सपोज दैट हमेशा मीडियन के ऊपर ही होता है बेटा ट्रायंगल के अंदर। सपोज दैट द सेंटर ऑफ प्रेशर, द सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर लाई कहाँ होगा, ऑन मीडियम। ये होता ही है भाई, मीडियन के ऊपर लाई करेगा। क्लियर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक चीज़ और भी है भाई, तो नाउ पट्टी ये जो स्ट्रिप है इसके किसी पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकालूंगा मैं। नाउ प्रेशर ऑन स्ट्रिप, स्ट्रिप के ऊपर प्रेशर किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या होगा भाई, इज इक्वल टू, आप भी जानते हो P बराबर होगा, कितना होगा भाई, H इंटू डब्लू। P इज इक्वल टू होगा H, H बोले तो हाइट और W बोले तो वेट। प्रेशर तो यही होता है ना। क्लियर, अब हाइट की बात कर लेते हैं भाई, H की बात करता हूँ। अब ये H क्या है और किस तरीके से कैलकुलेट होगा, जरा इस ग्राफ की तरफ ध्यान दो आप। मेरा जो ट्रायंगल निकला हुआ है ये H की बात करूंगा मैं। H अगर मेरी ये हाइट है, फ्री सरफेस से जो हाइट होती है उसकी बात कर रहा हूँ। H मेरे पास क्या है, H इज इक्वल टू होती है हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से जो मेरी हाइट है वही तो होती है ना H। ओके, जरा इस चीज़ को देखने की कोशिश करना, मैं ग्राफ बिल्कुल क्लियर कट वही निकालूंगा जहाँ मेरे को ज़रूरत है, इधर को निकाल रहा हूँ भाई। भाई ये तो हुआ मेरा, ये तो हुआ मेरा PQ, ये तो PQ है, ऊपर वाला पॉइंट ले लो आप। PQ तो मेरा ये हुआ, PQ के ऊपर ये वाला जो है ना मेरा, यहाँ ये है मेरा BC, जितने की ज़रूरत है उतने की बात कर रहा हूँ। और ये वाला जो है मेरा यहाँ से ये ऐसे जा रहा है मेरा, क्या ये वाला पॉइंट मेरा M है ना, ये वाला पॉइंट मेरा D है, बिल्कुल है। ये वाली दूरी मेरी कितनी है, x है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, और यहाँ से ये वाली जो है, ये हाइट जो है, ये वाली हाइट, इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाली जो है ना मैंने मान रखी है, इस पॉइंट को E, इस पॉइंट को F मान लो, यहाँ EF, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ, समझ लेना आप। ये वाला E है, ये वाला F है। भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ऐसे डालता हूँ, आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल कितना है, अल्फा, आप यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालो, ऐसे उल्टा डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और इस पॉइंट को मान लो आप Z मान लो और इसको R मान लो। तो जाहिर सी बात है इस ग्राफ के अंदर देखो आप, जब जितना एंगल ये है
ओके, अपोजिट एंगल के बेस पर मैं इधर से लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, उल्टा करूँगा मैं इसको आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आपको समझाने के लिए था। जरा आप यहाँ से समझने की कोशिश करना बेटा। यहाँ से मैंने एक ग्राफ और निकाला आपको समझाने के लिए। पहली बात तो ये है कि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होगी, लंब बराबर हो चुके। एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से डाला, ये वाली दूरी भी बराबर होगी, इसको मान लिया मैंने सपोज दैट एस मान लिया। यहाँ से देखो ऐसे। अब ज़रा समझने की कोशिश करना, मेरा जो ग्राफ बना बेटा वो ये बना, एक लाइन ये निकली, दूसरे वाली लाइन ये निकली, तीसरे वाली लाइन ये निकली, चौथे वाली लाइन मेरी निकल गई ये। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना। ये वाला पॉइंट मेरा बी सी है, ये बी सी है, ये वाला पॉइंट मेरा डी है, और डी के जस्ट बाद ये वाला एंगल मेरा अल्फ़ा है, ये वाला पॉइंट मेरा कितना है एम है। ओके, और ये वाली हाइट है मेरी ई एफ, ये मेरी एफ है, और ये वाली हाइट है ई। ग्राफ के अंदर भी देखता रहना, ई एफ। यहाँ आ जाओ भाई, जितनी ये है उतनी इसको मैंने क्या मान लिया एस, उतनी डी एस होगी। और जितना एंगल ये है अपोजिट एंगल से उतना ही एंगल ये होगा ना, क्लियर है ना। और तो मैं कह रहा हूँ कि इस ग्राफ को देखो आप ध्यान से, ये जो यहाँ से मैंने ग्राफ बना करके निकाला है बी सी पी क्यू ई डी एम। ओके, बी सी ये मेरा पी क्यू है, ध्यान से देखना इस ग्राफ को, यहाँ से जो मैंने इसका अलग निकाला है। ओके, जितनी ई एफ है मैं कह रहा हूँ कि ई एफ जो बराबर होगी वो किसके बराबर होगी भाई, डी एस के बराबर होगी, डी एस। ओके, ये वाली दूरी कितनी है एक्स। अगर मैं डी एस की बात करूँ, डी एस बराबर कितनी है, मैंने हाइट एच मान रखी है। ओके, अगर इसके अंदर ट्रायंगल की बात करूँ, यहाँ मैंने साइन थीटा का फार्मूला लगाया, साइन अल्फा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है मेरे पास डी एस, कर्ण कितना है मेरे पास एक्स, सॉरी ये एस है, ये गलती से गलत लिख दिया, डी एस। तो डी एस की वैल्यू कितनी निकल करके आई भाई, एक्स साइन अल्फा, ठीक है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं, डी एस किसके बराबर है, डी एस बराबर है किसके, डी एस बराबर है ई एफ के, एफ ई या ई एफ के बराबर है। बराबर कितना निकल गया, एक्स साइन अल्फा। और ई एफ को मैंने कितना मान रखा है, ई एफ मैंने मान रखा है एच के बराबर। तो एच बराबर कितना निकल गया मेरे पास, एक्स साइन अल्फा। तो यहाँ P इज इक्वल टू जो निकल करके आया, P इज इक्वल टू ये H की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, ये निकल करके आई एक्स साइन अल्फा इंटू डब्लू। क्लियर, एक्स साइन अल्फा इंटू डब्लू। अगर आपको समझ नहीं आया तो इधर देख लो, अब इधर उधर का रोल खत्म। ई एफ इज इक्वल टू एच है, एच की वैल्यू डाली एक्स साइन अल्फा इंटू डब्लू। क्लियर हो चुका ना सारा मैटर। आगे की तरफ चलते हैं भाई, अगर ये सारा पॉइंट आपका क्लियर हो चुका तो ओके। यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ भाई। अब नाउ जिन जिन चीज़ों की मेरे को ज़रूरत होगी वो चीज़ें मैं कैलकुलेट कर लूँगा, निकाल लूँगा। आगे की तरफ चलते हैं भाई, चलो भाई। नाउ अगर सेंटर ऑफ प्रेशर का कोऑर्डिनेट क्या है, सपोज दैट सेंटर ऑफ प्रेशर का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स बार मैंने क्या मान लिया, एक्स बार इज सेंटर ऑफ प्रेशर। अगर मेरे पास सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर, देन तब मेरे पास वैल्यू जो निकल करके आएगी, ज़रा समझने की कोशिश कर लेना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्स बार का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, एक्स बार का फार्मूला होता है, एक्स बार का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू पी इंटू डी ए। ये फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, 5वां छठा लेक्चर चल रहा है, डिवाइडेड बाई पी इंटू डी ए, यही होता है ना। चलो भाई पहले एक्स की बात कर लेता हूँ। ये एक्स तो मेरा एज इट इज रहना है, एक्स इंटू प्रेशर पी प्रेशर होता है, प्रेशर में कैलकुलेट कर चुका, एक्स साइन अल्फा इंटू डब्लू कितना निकला, एक्स साइन अल्फा इंटू डब्लू। डेल्टा ए एरिया देखो आप कितना है भाई आपके पास, ये देखो एरिया ऑफ द स्ट्रिप में कैलकुलेट किया हुआ हूँ, कितना निकल करके आएगा, ये मेरे पास डी ए है, स्ट्रिप का एरिया निकाला हुआ है मैंने डी ए। ओके, ये कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास ए अपॉन एल है, और एल माइनस के एक्स है, एल माइनस एक्स है, इंटू साइन अल्फा है, इंटू साइन अल्फा है, इंटू डी एक्स है। क्लियर है ना, इधर को कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो काम हो ही गया मेरा। डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू डाली मैंने, पी कितना है भाई, सेंट प्रेशर, पी इज इक्वल टू, यहाँ लिख दूँ मैं, पी इज इक्वल टू है मेरे पास
एक्स साइन अल्फ़ा इंटू डब्लू, और डेल्टा ए मेरे पास कितना है, वो है ए अपॉन एल, एल माइनस के एक्स डेल्टा एक्स साइन अल्फ़ा। मैंने वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद ये निकल करके आया मेरे पास एक्स साइन अल्फ़ा, एक्स साइन अल्फ़ा इंटू डब्लू इंटू ए अपॉन एल हुआ, इंटू एल माइनस के एक्स हुआ, इंटू साइन अल्फ़ा हुआ, और इंटू डी एक्स हुआ। अब एक पॉइंट और भी है भाई, देखो आप इसी को बैक करना पड़ेगा मेरे को भाई। सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ तक कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट कर रहा हूँ, अर्थात लिमिट होगी 0 से लेकर, ये लंबाई मान रखी है मैंने L। ओके, तो इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी होगी भाई, द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी मेरे पास 0 से लेकर L तक, 0 से लेकर L तक। ओके, आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन फिर पैदा होगा कि सर आपने डेल्टा ए तो जो है इसको तो सपोज ही नहीं किया। चलो भाई, अगर आपने डेल्टा ए सपोज नहीं किया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो स्ट्रिप का एरिया है, ओके, इसको डेल्टा ए मानो आप, और ये कई बार मैं सपोज करूँगा, कई बार नहीं। क्यों, इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर बार बार डेल्टा ए के बारे में मैं कई बार बता चुका, अर्थात मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि डेल्टा ए के बारे में आपको पता है। ओके, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई। आगे की तरफ चलने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया, एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा अब मैं। ओके, एक्स बार इज इक्वल टू निकल करके आया, ऊपर इंटीग्रेशन कितना हुआ भाई, 0 से लेकर एल तक, साइन अल्फ़ा डब्लू डब्लू ए अपॉन एल, ये साइन अल्फ़ा कैंसिल आउट, ठीक है ना। एक्स इंटू एक्स, ये तो निकला मेरे पास एक्स स्क्वायर, और ये कितना निकल गया मेरे पास एल माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, बटे में मेरे पास कितना निकला भाई, बटे में मेरे पास निकल करके आया 0 से लेकर एल तक, लिमिट है 0 टू एल, यहाँ निकला मेरे पास एक्स इंटू एल माइनस के एक्स, ओके, इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, ज़रा समझने की कोशिश करना आप, यहाँ से लास्ट इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू, आप चाहे कैसे भी इंटीग्रेशन करो, ऊपर वाले को इंटीग्रेट करो या नीचे वाले को इंटीग्रेट करो, ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ, देखता हूँ आपका इंटीग्रेशन कितना मजबूत है। यह आएगा एल एक्स की पावर 3/3, ये होगा एल एक्स की पावर 4/4। ऊपर वाले को अलग इंटीग्रेट कर लेना 12th वाले, ऊपर वाले को अलग इंटीग्रेट कर लेना 12th क्लास के मेथड से, नीचे वाले को अलग इंटीग्रेट कर लेना 12th क्लास के मेथड से। दोनों को आप 12th क्लास के मेथड से हल करके निकालोगे, L/2 आएगा फाइनली। ओके, L/2 एक्स बार इज इक्वल टू है, L क्या थी मेरे पास, जरा इस चीज़ को देखो आप, L मेरे पास जो थी, जो मीडियन थी AD थी, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, ये देखो आप AD। तो L की जो वैल्यू निकल करके आई, एक्स बार कितना निकला भाई, एक्स बार का मतलब निकला, क्या निकला भाई, AD/2, यानी इसका मतलब क्या निकला, मिड पॉइंट ऑफ मीडियन, मिड पॉइंट ऑफ मीडियन, यही आपका आंसर होगा, ये होगा सेंटर ऑफ प्रेशर, हेंस प्रूफ। ओके, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने भाई। अगर आपका, और ये मैंने एक बात और भी है बच्चों, फिर आप कहोगे ये जो शॉर्ट मारा है ना, यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाद ये जो लिखा है, ये इसलिए लिखा है, मेरा 33 मिनट का लेक्चर हो चुका है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी और मेरे को अपलोडिंग में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ से डायरेक्टली, इस स्टेप से डायरेक्टली ये लिख दिया, आप इसको 12th क्लास के मेथड से हल कर लेना। ओके, बाय।